हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम मतलब आपका सिलेक्शन जर्मनी में कैसे हुआ था, पीएचडी के लिए आपको कैसे एडमिशन मिला था, क्या क्या किया था आपने, क्या क्या चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, हर एक चीज़ के बारे में आज मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करूँगी। तो मेन पॉइंटर्स जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम्स कौन कौन से देने होते हैं, सीएसआईआर नेट गेट का कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता, कुछ वैलिडिटी होती है या नहीं होती, एसओपी कैसे लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में, फेलोशिप का क्या सिनेरियो रहता है उसके बारे में, इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इन चीज़ों के बारे में, हाउ टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, कैसे अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे देखें, एंड हाउ टू अप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव दिस रिक्विजिट की जगह पे वो मास्टर्स का क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स क्वालिफाई कर रखा है, कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है अपना मास्टर्स डिग्री, तो यू आर वेरी मच एलिजिबल। आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप स्पेसिफिकली राइट नाउ, ओके। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जहाँ पे वो मास्टर्स के साथ में कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या कुछ रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन या कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ें वो बोल सकते हैं कि ये भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट अ मैंडेटरी सिचुएशन, वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। तो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप मास्टर्स के दौरान ही रिसर्च या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कर सकें, जो कि मुझे लगता है अगर आप किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सो यू गेट ए चांस टू, ऑफ कोर्स आपको पर्टिकुलर लैब में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जो ये आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो करने का मौका मिलता है। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब यूज़ करने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। और अच्छे हाईटेक भी आप बिल्कुल करने का मौका मिलता है इफ़ यू आर एट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, ओके, फॉर मास्टर्स। तो आप बिल्कुल उस समय कर सकते हैं। आपको डेजर्टेशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है। डेजर्टेशन में आपको एकदम प्रॉपर रिसर्च वर्क ही करना होता है, प्रैक्टिकल सब कुछ रहता है वहाँ पे, तो वो आप कीजिए ज़रूर से। उसका अपॉर्चुनिटी अगर आपके इंस्टीट्यूट में नहीं है तो यू अप्लाई समवेयर एल्स। जो डेजर्टेशन का टाइम होता है उसमें आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं कि सर आई वांट टू डू रिसर्च, आई वांट टू हैव सम एक्सपीरियंस, ओके, तो मुझे इस जगह अप्लाई करना है, प्लीज़ हेल्प मी फॉर दैट। आई एम श्योर दे विल डू दैट, ओके। इफ़ नॉट, अगर आप नहीं वहाँ पे करना चाहते तो आप क्या, आपके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ये कर सकते हैं कि मास्टर्स के बाद में कुछ टाइम इफ़ रिक्वेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड, ओके, तो आप मास्टर्स के बाद में 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क देयर एज अ JRF, ठीक है, जिसको कि बोला जाता है जूनियर रिसर्च फेलो। तो दिस यू कैन वेरी मच डू। ना अब बात आती है कि एग्ज़ाम्स कौन कौन से देने होते हैं। तो एग्ज़ाम्स में बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर मैं US के बारे में बात करी हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले तो GRE का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाता है IELTS, उसके बाद में हो जाता है TOEFL। इस तरीके के एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देने होते हैं एंड उसमें अच्छा स्कोर आपका रहता है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसको एक बेंचमार्क की तरह रखती हैं, उसको कंसिडर करती हैं, ठीक है। बात करती हूँ यूरोप की। तो यूरोप में क्या होगा कि रिक्वेस्ट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं मिलेगी ये कि मतलब ये होना ही होना चाहिए ऐसा, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बट येस, देयर आर अ फ्यू प्लेसेस, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स जो कि इसको एक मैंडेटरी कंडीशन की तरह रखते हैं। अगेन, अब एक और बात आती है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 कैंडिडेट्स हु वन ऑफ देम, बाकी सब सेम है, बाकी सब सिमिलर है, बस एक बात है कि एक ने एग्जाम्स दिए हैं और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है और उसने रिसर्च एक्सपीरियंस भी है उसके पास में, और दूसरा बच्चा वहीं पे आता है जिसके पास ना रिसर्च एक्सपीरियंस है ना ही उसने कोई एग्जाम दिया है। तो डेफिनेटली अगर बाकी सब चीज़ें सेम है तो यहाँ पे शायद उसको एक एज मिल जाए। बट अगेन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, दैट इज़ मैं बोल सकती हूँ कंडीशनल बात है ये। और कंडीशनल क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, ठीक है, उन्होंने आपसे जो जो भी बातें पूछी, उन्होंने पूछा आपसे कि क्या आपने कुछ भी प्रॉब्लम फेस किया था ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट्स एंड आपने उसको कैसे ट्रबल शूट किया, ये इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप इनका आंसर दे पा रहे हो एकदम एप्टली, बहुत अच्छे तरीके से, आपका IQ इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और आप
उनको आंसर कर सकते हो. देन अगेन सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इम्प्रेस द इंटरव्यू. Okay, how you are answering the questions and how you are exactly managing the situation. So it all depends on things like that as well. All right, now अब बात करते हैं कि CSIR नेट और गेट का क्या सिनेरियो रहता है. तो अगेन if you are qualifying the national level exam of your country, okay, and if you are having a very good rank in that, definitely it shows your caliber, it shows your worth, and the interviewer will be definitely be very much मैं बोल सकती हूँ कि उस बात से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होंगे डेफिनेटली. ठीक है, तो ऐसी कुछ भी चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके CV को बेटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखा पाती है, आपके एक्यूमेंट को दिखा पाती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एज अ पर्सन, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एज अ साइंटिस्ट. सो डेफिनेटली दैट विल बी अ प्लस पॉइंट. ओके, तो बिल्कुल दीजिए, और इसमें अच्छा मार्क्स आपका होगा, अच्छा रैंक होगा, तो डेफिनेटली आपका एक कैलिबर दिखाती है, आपका CV में ऐड ऑन होता है. ठीक है, हाँ, लेकिन वैलिडिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो वैलिडिटी नहीं होती है वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे. वैलिडिटी में कोई कंसिडरेशन इसका नहीं होता है. ठीक है, गेट का फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि कुछ, क्योंकि वहाँ से IIT का एक टैग वाली बात हो जाती है, तो वो फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता हो, लेकिन आई डोंट थिंक ये चीज़ें. लेकिन हाँ, उन लोगों को पता रहता है. देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट. मतलब मेरा जब पर्सनली जब मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे अलग अलग जगह पे, तो उनमें से मैं ऐसे लोगों से मैंने इनकाउंटर किया, ऐसे लोगों को जो कि CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में जानते थे. वाई? बिकॉज दे वर इन टच ऑफ आर प्रोफेसर्स एज वेल. ठीक है, तो हमारे प्रोफेसर्स के साथ में जब उनके ऑफकोर्स वो दे आर इन टच, तो उस तरीके से उनको पता होता है उस एग्ज़ाम के बारे में कि देयर इज़ सम नेशनल लेवल एग्ज़ाम जिसको क्वालिफाई करके बच्चे PhD में एंटर कर सकते हैं, और उनको उसके लिए उनको गवर्नमेंट फेलोशिप देती है. ठीक है, they are very inquisitive people, they are very curious people, these scientists are. So they tend to ask these sort of questions when they meet their fellow meet their colleagues. So that's how they इस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इनका होता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज SOP. तो SOP में अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ऑलराइट, नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो भी टॉपिक, ठीक है, तो SOP पे आने के पहले मैं ये बताती हूँ आपको हाउ टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी. ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी. मान लीजिए आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो है एपिजेनेटिक्स में. ठीक है, या फिर आपका रिसर्च एरिया या इंटरेस्ट एरिया जो है वो है लेट्स से कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ मान लीजिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन मान लीजिए, कुछ हीट चॉक प्रोटीन हो गया, एनी एंड एवरीथिंग. लेट्स से आपको कोरोना वायरस में इंटरेस्ट आ गया, उस पर रिसर्च करना है. ठीक है, या कुछ भी. तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है डेफिनेटली आप उससे रिलेटेड जो लैब्स हैं आप उनको देखने की कोशिश करेंगे, आप वहीं जाना चाहेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ वन वे. आप अपने इंटरेस्ट एरिया के बेसिस पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? यू टेंड टू सर्च द पेपर्स, किस किस के पेपर आए हैं. मान लीजिए नेचर में किसी का पेपर आया है या फिर द सेल में किसी का पेपर आया है, तो डेफिनेटली उनका जो स्कोर है वो बहुत हाई होता है, और अकॉर्डिंगली आप उनके पेपर्स के हिसाब से देखते हैं कि अच्छा ठीक है इस लैब में इसके बारे में काम हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ वन वे टू फाइंड आउट. तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. अब अप्लाई करने के भी दो तरीके होते हैं. पहला, इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटीज़ खुद से अपना जो प्रोग्राम है उसको निकालते हैं, और मोस्टली वो 1 साल में 2 बार होता है. ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो उस प्रोग्राम में. आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ पे सबमिट करने होते हैं. मतलब ऑफकोर्स ऑनलाइन ये होता है, तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे. उसके अलावा आपको जो SOP है, LOR है, वो अपलोड करना होगा. ये सब चीज़ें होती है. ठीक है, और दूसरा तरीका होता है जहाँ पे आप अपने आप से सामने से PI को मेल लिखते हैं. ठीक है, नाउ यू मेलिंग अ लॉट ऑफ पीपल. तो व्हेन लाइक मेरे समय पे जो स्टूडेंट्स थे उन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही दे स्टार्टेड टू सेंड द मेल टू द PIs. वाई? बिकॉज एटलीस्ट बात तक आते आते कुछ ना कुछ तो फाइनलाइज हो ही जाएगा. ठीक है,
तो ये एक तरीका है कि आप मेल लिखो उनको। और कई बार हमको थोड़ा ये पुश भी करना पड़ता है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर एक बार रिप्लाई नहीं आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा यू आर वेरी कीन टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर लैब, तो यू नीड टू प्रोबेबली उनको जेंटल रिमाइंडर भेजिए। दीज आर अ फ्यू वेज आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना होता है, मतलब मैंने आपको बताया सिंपल एक तरीका जहाँ पे यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आपको बोल रही है, और दूसरा तरीका जहाँ पे कि आप बोल रहे हो कि खुद से मेल भेज रहे हो उन्हें बहुत सारे। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ मतलब हाँ, एक और बात, जब आप मेल भेज रहे हो तो डो नॉट एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। You might get a reply as well, and that might be no as well. So do not expect in very first day, in the starting days of your application process, because there is not a very certain scenario कि आपने 10 मेल भेज दिए, 100 मेल भेज दिए तो आपको एक रिप्लाई पॉजिटिव आ ही जाएगा, ठीक है। यू माइट हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर yes. तो again, it depends how you are applying, what you are writing in the mail, how you are making your SOP. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगेन, जो कि क्योंकि सबसे पहले वो जो पढ़ रहे हैं वो मेल पढ़ रहे हैं, अगर उनको मेल अट्रैक्टिव लगा और उनको मेल इम्प्रेस किया, तो डेफिनेटली दे हैव टू दे वुड वांट टू हैव अ वर्ड विद यू एज वेल, राइट। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स। अब ये कैसे इम्प्रूव करना है इसके बारे में, अगर आप चाहते हैं कि SOP कैसे बनाना है या मेल में क्या लिखना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू गिव glimpse of that as well to you. Okay, now the next part is आपका लेटर ऑफ लाइक SOP एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। SOP में मोस्टली क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, तो मतलब पर्पज़ क्या है, समझ रहे हो, पर्पज़ में बताना क्या चाहते हो आप। सो हाउ यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो बहुत फ्लारी नहीं होना चाहिए कभी भी SOP, ठीक है। मतलब बहुत भारी इंग्लिश के शब्द लिख के अगर आपको लगता है कि ये हो जाएगा, दैट्स नॉट वन थिंग। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि बहुत मतलब उसको बहुत फ्लारी या बहुत सामने वाले का बहुत ज़्यादा तारीफ़, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए उनको चाहिए एक ऐसा दिमाग, एक ऐसा बच्चा जो सच में, जिसका दिमाग चलता हो, ठीक है, जिसका दिमाग साइंस के लिए, मतलब जो क्रेज़ी हो या साइंस के में जो कुछ करना चाहता हो। सो ऐसे बच्चे उनको चाहिए। तो अब ऐसे बच्चे कैसे मिलेंगे, जब आप दिखाओगे उनको कि यू हैव दैट कैलिबर एंड यू आर वेरी मच ईगर टू डू साइंस और वर्क इन हिज लैब और व्हाटएवर हिज और हर लैब, ठीक है। अब दूसरी बात, जब आप SOP लिखते हो तो उसमें जो भी टाइटल है आपका, जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली मैनेज अरेंज करना, जो भी आपके मैं बोल सकती हूँ कि लेट्स से व्हाट शैल आई से, मतलब जहाँ से भी आप वो कंटेंट ले रहे हो या जहाँ से भी आपने वो रिसर्च देखा, जहाँ पे भी उसको मेंशन करना, सो दैट इट शोज़ हाउ वेल रेड यू आर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ज़रूर से कीजिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज़ फेलोशिप। तो फेलोशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो फेलोशिप का देखो 2 सिनेरियो होता है वापस से। जो इंस्टीट्यूट्स आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली, अगर वहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट फेलोशिप वाले सिनेरियो में, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली ही फेलोशिप मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के बाद में आपको PI ने ये किया, सेलेक्ट किया, या उससे सिलेक्शन हुआ आपका, एंड यू गेट ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एवरीथिंग गोज़ वेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली फेलोशिप मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो देयर इज़ अ, जैसे मैंने बताया, आप पर्सनल मेल करें, आप पर्सनल मेल करके प्रोफेसर से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर से बात करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर आप जो बाकी की फेलोशिप से आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मनी के लिए होती है डार्ट फेलोशिप, इनलक्स फेलोशिप, एंड देन देयर आर लॉट मेनी अदर फेलोशिप्स एज वेल। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुद से देते हैं, बहुत सारी माइनॉरिटीज़ के लिए, बहुत सारे सेक्शंस के लिए, फीमेल के लिए अलग अलग फेलोशिप्स चल रही होती हैं अपनी कंट्री में भी। सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट लिस्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो, आई कैन गिव यू द लिस्ट एज वेल, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन दैट इज़ वेल। तो ये सब चीज़ें जो कि आप कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट वे। फिर आती है बात कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे मैं बोल सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने पढ़ा है, जो आपका स्ट्रीम है, सबसे पहले यू शुड बी नोइंग नुआंसेस ऑफ दैट, यू शुड बी नोइंग बेसिक्स ऑफ दैट। तो यहीं पे बात आती है स्ट्रॉन्ग बेसिक्स की,
यहीं पे फंसता है वो बच्चा जो रट्टाफिकेशन करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, बट इस जगह पे आके उसका स्टेप में और पाथवे में ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, उसका पाथ ब्लॉक हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज एनकरेज यू टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स, बिकॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है वो। अगर आपके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं तो आंसर क्या दोगे सामने वाले को, कहीं भी फंस जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपने डेजर्टेशन में किया है, इफ़ यू हैव डन योर डेजर्टेशन, तो उसमें जो काम किया है वो आपको एकदम प्रॉपरली पता होना चाहिए। जो भी टेक्निक्स यूज़ किए हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, उनके बारे में एग्जैक्टली एकदम एप्ट क्या उनका जो उनका फंक्शन करने का तरीका है, या क्या उनके पीछे जो मैं बोल सकती हूँ कि काम क्या करते हैं, वो क्या फ़ायदा है उसको, अगर उसको नहीं करते तो हम किसको करते, आपने काम जब कर रहे थे तो क्या क्या प्रॉब्लम आई, आपने उसको कैसे ट्रबल शूट किया या क्या किया आपने उसको, है ना, वो सब चीज़ें। एक कुछ लाइफ एक्सपीरियंस बताओ अपना, जिसमें आपने दिखाया हो दैट यू हैव दैट कैलिबर, आपकी क्या पॉजिटिव्स हैं, आपकी क्या नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स को मतलब नेगेटिव्स पे कैसे काम करोगे, क्या करोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको वर्क करना है, जो आपको पता होनी चाहिए अपने बारे में, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस आई कैन प्रोवाइड यू इफ़ यू वांट दैट, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो आई होप कि मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी उनको कवर किया है इस वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई और लाइक हाउ टू गो टू यूरोप और मे बी यूएसए फॉर पीएचडी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यूएसए की पीएचडी के बारे में मैंने आप लोगों को एक डिफरेंट वीडियो में बताया था, वेयर वन ऑफ माई स्टूडेंट हैव गॉट सिलेक्शन इन यूएसए फॉर हर पीएचडी with fellowship. So do let me know, that is like do watch that video as well if you want to go to USA for your PhD, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट्स बहुत होते हैं यार, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको फेलोशिप का जो अमाउंट होता है दैट इज़ क्वाइट हाई, मतलब अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रो है। दूसरी बात आपका देख सकते हैं आपकी जो लाइक द सॉर्ट ऑफ पीपल यू विल बी मीटिंग, मतलब आई ऑलवेज मैं हमेशा इनक्रेज करती हूँ कि आप एक शेल में मत रहो, मतलब एक शेल बना के रखोगे ना अपने आसपास की बस यही है, इतने ही लोग हैं, यही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाउ विल यू लर्न थिंग्स इफ़ यू आर नॉट रेडी टू encounter change, okay? So that is a extremely important process of life, and I think self development, okay? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश कीजिए कि मतलब ये बहुत अच्छा एक आपको एक्सपोजर होता है जब आप बहुत सारे लोगों से मिल पाते हैं, अलग अलग कंट्री से आए हुए, और उनके साथ में रहना, उनके साथ में उनके तौर तरीके, उनके कल्चर को देखना, हाउ दे वर्क, हाउ दे फंक्शन, हाउ दे थिंक, ठीक है। तो बहुत सारी पॉजिटिव्स डेफिनेटली है। वापस आके काम मिलने की बात, या वापस आके आपका जॉब मिलने की जो बात आती है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों के दिमाग में। तो क्या होता है कि सी देयर आर अगेन टू टाइप ऑफ सिनेरियोज। इन वन फर्स्ट सिनेरियो you will come back, you have been to very good university, and you probably will be continuing there as well, or maybe some other very good place better than that one as well, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे आप और अच्छा और अच्छे की तरफ जा रहे हो, है ना। you might end up at Harvard or Oxford as well, right? So that is one scenario which is a very मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ड्रीमी लैंड सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पे आपने काम किया वहाँ पे बहुत अच्छी जगह, और आपकी पीएचडी के बाद में नाउ यू वांट टू कम बैक टू योर कंट्री, वापस आके आपने यहाँ पे जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, और क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा था, आपने बहुत पेपर्स लिखे थे, आपने बहुत कुछ सीखा था, यू वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका यहाँ पे भी लाइक यू हैव गुड सॉर्ट ऑफ रेपो, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने में उतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा। थर्ड कंडीशन आता है जब आप बाहर जाकर आते हैं वापस, और यू हैव बीन टू ओकेश यूनिवर्सिटी, एंड देन यहाँ पे भी आपका कुछ खास ऐसा रिकॉर्ड या रिपोर्ट है नहीं, तो you might face a problem as well. So different people, different scenarios, and आई थिंक हर एक पर्सन का जर्नी अलग है, तो हर एक का सिनेरियो अलग अलग रहता है, बट everybody I think end up doing something good with their life only. So yeah, so this is how you can tackle with that question as well, and I think now I have answered all your queries. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ जो बची रह गई हो अभी भी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
ठीक है। तो बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से आप अप्लाई करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है, मुझसे पूछो। टेलीग्राम आईडी पे आप ज्वाइन कर सकते हो @dgoswami6 @bio_dg army। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।